वेलकम बैक दोस्तों। कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देखा, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या निकलता है वो देखा, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसके पीरियड के हिसाब से दो क्लासेस देखे। एक था ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा था मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अभी उसके बीच का जो डिस्टेंस है या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के आगे क्या है वो अगर बात की जाए तो ट्रेडिशनल के अंदर जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनका डायरेक्टली यूज हो रहा है। अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं। जैसे कि मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देने जाऊँ तो कलम करना, या फिर बोलते हैं कि मराठी में बोलते हैं कलम करने, मींस आम के पेड़ में या फिर कोई भी फ्रूटनिंग प्लांट के अंदर दो प्लांट्स को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है जब वो छोटे रहते हैं या फिर न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है तभी उनको ये कलम करके रखते हैं, ताकि दो कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आगे जाके मिक्स हो जाए। एक प्लांट एक कैरेक्टर को कैरी करता है, दूसरा दूसरे वाले को, और कलम करने के बाद उसमें दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं। इसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। ये पुराने दौर से, पुराने एग्रीकल्चर मेथड्स के अंदर बहुत ही यूज होता रहा है और अभी भी यूज हो रहा है। बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे जो फ्रूट फार्मिंग करते हैं, जिनके पास बगीचे वगैरह है, वो डेली लाइफ में ये यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मेथड, जिसे हम बोल रहे हैं अभी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन 1973 के बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जब से स्टार्टिंग हुआ, सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे। जब लोगों को पता चला कि डीएनए भी कुछ तो है, उसके अंदर चेंजेस करने के बाद एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में भी चेंजेस आते हैं। सिंपल सीधी सी बात हमने जेनेटिक्स चैप्टर में देखा था कि डीएनए कैरीज द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब ये है कि डीएनए के अंदर वो कैरेक्टर्स, अगर डीएनए में कुछ हम फेरबदल करें, उसके अंदर के जीन्स को अगर हम मैनिपुलेट करें, उसके अंदर चेंजेस करें, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट बाहर के जो कैरेक्टर उभर के आने वाले हैं उनके ऊपर दिखने वाला है। इसी एक पॉइंट का यूज करके मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया, जो कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, जिसे हम अभी के सिलेबस में बोल रहे हैं। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स है। अगेन अभी के जमाने में ये बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन पहले स्टार्टिंग किससे हुआ था, तो वो एक मेथड थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अगेन ये क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी कैसे होता है, वो चैप्टर के अंदर है ही, वो एक्सप्लेन करने ही वाले हैं। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जेनेटिकल मैनिपुलेशन कैसे किया या फिर क्यों किया। कलम करने के लिए दो सेम स्पेसीज का, मतलब आम और आम दोनों का एक साथ ही ज्वाइनिंग हो सकता है, कलम हो सकता है। लेकिन जेनेटिकल मॉडिफिकेशन में या फिर जेनेटिकल मैनिपुलेशन में ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दो सेम स्पेसीज ही होना चाहिए, दो सेम स्पेसीज के बीच में ही जीन शेयरिंग होगा, नहीं। एक जीन कहीं से भी उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। यही है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये मेथड का यूज करके अभी बेनिफिट क्या हुआ या फिर ये क्यों करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके बुक में दिया है इंसुलिन का। इंसुलिन एक ऐसी दवाई है या फिर एक हार्मोन है जो कि अपने अंदर का शुगर लेवल कंट्रोल करता है, जो कि नॉर्मली अपने अंदर पैनक्रियाज के सेल्स सिक्रीट करते हैं शुगर, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। जब भी ये पैनक्रियाज के सेल्स ये सिक्रीशन करना बंद कर देते हैं या फिर एब्नॉर्मलिटीज के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है, तो वो कंडीशन में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता और उसे हम लोग बोलते हैं डायबिटिक कंडीशन या फिर डायबिटीज। ये डायबिटीज बीमारी से बचने के लिए या फिर डायबिटीज बीमारी के ऊपर इफेक्टिव या फिर मेडिसिन की तरह यूज करने वाले जो केमिकल है या फिर जो बॉडी का सिस्टम है, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि इंसुलिन। इंसुलिन जब भी अंदर प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है तो उसे बाहर से दिया जाता है, एक्सटर्नली इंसुलिन को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। इंसुलिन बेसिकली करता ये है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया है, नॉर्मल शुगर लेवल से ज्यादा हो गया है, तो वो इंसुलिन सेल के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, जो सेल्स के अंदर इंसुलिन
शुगर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। शुगर के लिए जो बोल सकते हैं कि उसका परमिएबिलिटी है, सेल के अंदर लेने की एबिलिटी, शुगर को वो परमिएबिलिटी बढ़ा देता है इंसुलिन। तो इसके कारण ब्लड में से शुगर अभी सेल के अंदर चला जाता है, उसका यूटिलाइजेशन चालू होता है। सो इस तरह से शुगर लेवल मेंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। सो ये शुगर अगर ये इंसुलिन अगर हमें चाहिए होता था पहले, तो इस इंसुलिन को कैटल्स के, पिग्स के या फिर हॉर्स के लीवर में से एक्सट्रैक्ट करते थे। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैटल को या फिर पर्टिकुलर एनिमल को पहले मारना पड़ता था, काटना पड़ता था, उसके बाद वो लीवर में से, पैंक्रियाज में से एक्सट्रैक्ट करके इंसुलिन को निकालते थे। लेकिन ये जो क्वांटिटी था वो बहुत ही कम मात्रा था, क्योंकि अगेन इतना बड़ा एनिमल है लेकिन ऑर्गन उसका छोटा है, ऑर्गन से निकलने वाला इंसुलिन उससे भी थोड़ा कम अमाउंट में या फिर छोटे अमाउंट में मिल जाता है। सो लार्ज अमाउंट के लिए बहुत सारे कैटल्स को, बहुत सारे एनिमल्स को वहां पे मारना पड़ता था। सो अगेन बहुत ही डिफिकल्ट मेथड था इंसुलिन ऑब्टेन करने का। सो जब से ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी आया तो पता चला कि एक जीन है पर्टिकुलर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है या फिर उससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। सो वो पर्टिकुलर जीन निकाल के उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डाला, बैक्टीरिया स्पेसिफिकली इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई। सो इश्चेरिशिया कोलाई के अंदर डालने के बाद वो बैक्टीरिया अभी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। अभी बैक्टीरिया अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में छोटा है और उसका प्रोडक्शन रेट अगर देखेंगे तो बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन कर रहा था। सो इजीली इंसुलिन का प्रोडक्शन वहां पे हो रहा था और कैटल्स का भी वहां पे सेविंग हो रहा था या फिर उनका भी जान को कुछ खतरा नहीं था। सो ये था बायोटेक्नोलॉजी का एक मेजर एप्लीकेशन, या फिर बोल सकते हैं कि उस जमाने से जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्चेस चालू हो गए, सो उसका एप्लीकेशन ये इस तरह के यूजेस में होने लगा। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थेरेपीज थे, कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स थे जिनके अंदर पहले बहुत सा स्ट्रेस वर्क था या फिर बहुत सारा रिस्क था। अभी वो रिस्क बहुत ही कम हो गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे मेथड्स है, राइट फ्रॉम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं और उसमें से भी जो मेथड्स, जो टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत ही मजेदार। उसके बाद आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वो वर्किंग कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है एंड ऑल सब कुछ। देन थर्ड वन सेल कल्चर एंड फ्यूजन। सेल कल्चर यानी कि जैसे हम लोग क्रॉप कल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वैसे ही सेल को कैसे ग्रो करेंगे, सेल को कैसे बढ़ाएंगे इन अ आर्टिफिशियल कंडीशन, सो वो देखेंगे। और फ्यूजन, सेल का फ्यूजन, अगेन उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वगैरह। देन फोर्थ वन इज बायो प्रोसेसिंग। सो अगेन बहुत सारे टेक्निक्स है उसमें, जैसे मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस है। जैसे सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि आपके घर में जो इडली बनती है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का एक मेजर, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का एक मेजर पार्ट यूज होता है जिसे हम बोले थे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी अगेन बहुत ही पॉपुलर है। दूध से दही बनाना, इडली बनाना या फिर जो भी हम लोग रात भर पकने के लिए रखते हैं, तो वो है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। सो ऐसे ही अगर कोई टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी अगर कोई प्रोसेस आपको दिखाई देता है आपके घर में, आजू बाजू में, वर्किंग कंडीशंस में, और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है या फिर कैसे हो रहा है, सो अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझे आप पूछ सकते हो। सो उसके बारे में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकूँ। सो साइंस को इसी तरह से सीखना है कि क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए, क्रिएटिव माइंड रखना चाहिए कि वो ऐसे क्यों हो रहा है, उसका आंसर जब मिलेगा तो अगेन इसको सीखने में बहुत ही मजा आता है। सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम देखने वाले हैं 4 प्रोसेस या फिर 4 टेक्निक्स। उसके अंदर फर्स्ट वन इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द पीसीआर आपको बताना चाहूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हर एक सेपरेशन मेथड है।
सेल के अंदर से कंपोनेंट या फिर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए, सेपरेशन करने के लिए, उनको स्पेसिफिकली प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज कर होते हैं। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है वो जीन एम्प्लीफिकेशन मेथड में या फिर जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली पीसीआर जिसे बोला जाता है जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन मल्टीप्लिकेशन। सो मैं बात कर रहा था कि हर एक कंपोनेंट को सेपरेशन करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टेक्निक का यूज होता है। उस टेक्निक में कौन से आते हैं? टेक्निक्स के अंदर आते हैं क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो बेसिकली जैसे दिए मॉलिक्यूल का साइज और वेट, उसका मास होगा, उसके अकॉर्डिंग मेथड या फिर टेक्निक यूज होती है। सभी तरह के मेथड्स में मॉलिक्यूलर वेट या फिर उसके साइज को या शेप को पर्टिकुलरली उसको ध्यान में रखते हुए मेथड का सिलेक्शन किया जाता है। सो डीएनए के बारे में, डीएनए या फिर आरएनए के लिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज होता है। सो इसके अंदर डीएनए का साइज एंड डीएनए का चार्ज, ये दो क्राइटेरिया यूज होते हैं। अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, फिर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का थोड़ा ब्रीफिंग में दूंगा इसमें। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन इट्स अ मेथड टू सेपरेशन ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड देयर साइजेस एंड देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इसके अंदर जो जेल यूज होता है वो है एगेरोस जेल। अगेन आरएनए के लिए, प्रोटीन के लिए और आरएनए के लिए जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल या फिर पीएजीई पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है। डीएनए के लिए एज या फिर एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि सिंपल आपने कॉइन छानने वाली मशीन आपके पास होगा, तो इसके अंदर एक फिक्स पोर साइज होती है जेल के अंदर, पोर साइज होल, उसके अंदर पेनिट्रेट करने वाला होल साइज। सो डीएनए के साइजेस जितने मतलब उसके साइजेस के अकॉर्डिंग वो होल से पास हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टू साइजेस और शेप उनका और चार्जेस वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम लार्जर साइज टू स्मॉलर साइज। तो अगर हमने देखा कि डीएनए कैरीज नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स बैकबोन, सो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर सप्लाई करता हूँ तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। सो मूव करते करते उसे पोर्स में से गुजरना पड़ेगा और वो पोर की साइज स्पेसिफिकली एगेरोस जेल के अंदर एकदम फिक्स रहती है और उसे हम लोग कंसंट्रेशन चेंज करके ही चेंज कर सकते हैं, ऐसे चेंज नहीं होता। सो उस पोर साइज थ्रू पोर के अंदर से डीएनए को पास होना पड़ेगा और पास होते होते वो सेपरेट होते जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। सो जैसे जैसे डीएनए का साइज छोटा छोटा होता जाता है वो फास्ट मूव करने लगता है। जैसा जितना डीएनए छोटा वो उतना फास्ट मूव करेगा, जितना डीएनए बड़ा वो कम मूव करेगा, क्योंकि अगेन पोर साइज के अंदर वो अटकने लगेगा, उसको रेस्ट्रिक्शन आएंगे, रेजिस्टेंस आएगा। सो इसी मेथड को या फिर इसी टेक्निक को यूज करके डीएनए के साइजेस के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है, जिसे बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी इसका पीसीआर से क्या लेना देना या फिर ये पहले इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन पीसीआर में जीन का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए या फिर जीन को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा, जीन को सेपरेट करना पड़ेगा। सो सेपरेशन ये मेथड से होता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे दूसरे मेथड भी यूज होते हैं, जैसे कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, यूज होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मासेस को मतलब कि उसके वेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में लेयर्स फॉर्मेशन करता है। सो ऊपर वाले लेयर पे सबसे लाइट वाले मॉलिक्यूल्स, उसके नीचे थोड़े उसके हाई वेट वाले, उसके नीचे थोड़े उसके हाई। सो ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीसीआर आइसोलेशन करने के बाद, सेपरेशन करने के बाद, एक बार अगर हमें डीएनए मिल गया, पर्टिकुलर रीजन मिल गया कि जिसे हमें एम्प्लीफाई करना है, सो पीसीआर के लिए वो रेडी होता है। अभी पीसीआर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो जैसे कि हमने रेप्लिकेशन प्रोसेस देखा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, रेप्लिकेशन के अंदर भी की प्लेयर्स है, वही की प्लेयर्स इसके अंदर ही है लेकिन आर्टिफिशियल।
जिसे कि आइसोलेट करके या फिर एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से. सो फर्स्ट इज डीएनटीपी. डीएनटीपी. सो अगेन डीएनटीपी क्या है? तो रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का काम जो पॉलीमरेज कर रहा था, सेम वो न्यूक्लियोटाइड सेल के अंदर पहले एक्टिवेशन होता है उनका. सो इसके अंदर एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, अभी ये डी फॉर डीऑक्सी, एन फॉर नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट, तो इसके अलग अलग टाइप अकॉर्डिंग टू देयर नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. सो ये 4 टाइप के डीएनटीपीज उसमें ऐड होते हैं पीसीआर मशीन के अंदर, पीसीआर रिएक्शन के अंदर. सो फर्स्ट वन इज डीएनटीपीज. अभी ये डी क्या है? डीऑक्सी, क्योंकि ये रिएक्टिव है या फिर उन्हें रिएक्शन के लिए यूज किया जा सकता है. अगर वो स्टेबल होते तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकते थे या फिर उनका रिएक्शन में कुछ मतलब नहीं था. सो ये डीएनटीपीज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होता है. उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी सेम प्राइमेज यूज हुआ था. इसके अंदर भी डायरेक्टली प्राइमर यूज होते हैं. प्राइमर अगेन जो स्टार्टिंग लाइन है, जो पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करके उसे बाइंड करके वहीं से डीएनए एम्प्लीफिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन चालू कर देता है. सो बेसिकली ये प्राइमर वर्क कैसे करता है? अगर ये मेरे डीएनए के ऊपर 2 स्ट्रैंड रहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डीएनए का एक पर्टिकुलर टुकड़ा जिसे हम बोलते हैं जीन. सो अगर मेरे को ये जीन, पर्टिकुलर जीन को रेप्लिकेट करना है, ये पर्टिकुलर जीन को मैं पीसीआर मशीन के अंदर से रेप्लिकेट करूंगा, तो मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसे जानना पड़ेगा या फिर इसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. सो रिकॉग्नाइज करने का काम ये प्राइमर करता है. सो प्राइमर ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये जीन सीक्वेंस के फर्स्ट और लास्ट में दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर बाइंड हो जाता है, और दोनों प्राइमर, मतलब कि ये अगर ये डायरेक्शन होगी तो ये होगा फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा होगा रिवर्स प्राइमर, जो कि दूसरे वाले डायरेक्शन में. अगेन हमने देखा था डीएनए का डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर, दो प्राइमर रहते हैं जो जीन के आगे और जीन के पीछे ऐसे दोनों तरफ से उसको रेप्लिकेशन करने लगते हैं. सो प्राइमर लग जाने के बाद अभी पॉलीमरेज एंजाइम को एक स्टार्टिंग लाइन मिलती है कि वो यहाँ से रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर सकता है. सो प्राइमर मिलने के बाद अगेन इसके लिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमर बाइंड करने के लिए इसका डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सेपरेट नहीं होगा तो प्राइमर बाइंड कहाँ पे करेगा. सो सेपरेशन के लिए जैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर हेलिकेज एंजाइम था, इसके अंदर हेलिकेज एंजाइम नहीं रहता. इसके अंदर हीट डीनेचुरेशन मेथड यूज किया जाता है. हीट डीनेचुरेशन मेथड क्या होता है? तो डीएनए के अगर 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड के बीच में रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देयर नाइट्रोजन बेसेस. तो अगर उसको टेम्परेचर दिया जाए तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 2 स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं. सो ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद ही प्राइमर का बाइंडिंग हो सकता है. सो प्राइमर बाइंडिंग अगेन इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, मैं एक प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा. सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसको हीट डिनेचुरेशन मेथड या फिर हीट देना पड़ता है. हीट देने के बाद ही प्राइमर अटैच हो सकते हैं. अगेन 2 स्ट्रैंड सेपरेशन करना इज द मेन क्राइटेरिया फॉर हीट डिनेचुरेशन. 2 स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद आगे का प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि रेप्लिकेशन में हमने देखा हेलिकेज एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहा था. अगेन रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे हम लोग ने कुछ सुना था, जो कि स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता था. यहाँ पे वो भी काम हीट ही कर रहा है. अगर टेम्परेचर को पर्टिकुलर रेंज के अंदर सेट किया जाए तो वो टेम्परेचर के अंदर डीएनए स्टेबलाइज होता है, वो फिर से ज्वाइन नहीं कर पाता. अगर टेम्परेचर को लो किया जाए तो समझ लो कि वो डीएनए फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जुड़ जाएगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा. सो ये था हमारा प्राइमर. इसके बाद इसमें यूज होता है टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज फिलहाल आप लोग कंपोनेंट्स की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ कंपोनेंट ही देख रहे हैं, प्रोसेस में आगे बताने वाला हूं. तो टैग पॉलीमरेज के अंदर TAQ ये क्या है? टैग क्यों बोला गया? तो ये अगर उसके प्रोसेस में हम लोग देखेंगे तो पीसीआर जो प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके अंदर
टेम्परेचर को अप टू 90-95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना पड़ता है फॉर हीट डिनेचुरेशन, डीएनए सेपरेशन के लिए। और यही टेम्परेचर के अंदर मतलब 90-95 डिग्री के ऊपर नीचे ये प्रोसेस होता रहता है। सो जो भी प्रोसेस के कंपोनेंट्स रहेंगे डीएनटीपीज प्राइमर या फिर पॉलीमरेज एंजाइम, सो वो प्राइमर को ऐसे सेट होना चाहिए कि वो हायर टेम्परेचर को भी सस्टेन कर पाए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो हाई टेम्परेचर के अंदर भी इजीली अपना काम कर सके। सो ऐसे एंजाइम उन्हें कहाँ पे मिले, या फिर वो सिंथेसाइज किए या फिर एक्सट्रैक्ट किए। सो एक बैक्टीरिया बता दो, एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसका नॉर्मल लिविंग टेम्परेचर ही 121 डिग्री सेल्सियस है। 121 डिग्री सेल्सियस पे भी वो बैक्टीरिया नॉर्मली सर्वाइव कर पाता है। बेसिकली जो हॉट पॉन्ड्स रहते हैं जहाँ पे बॉइलिंग वाटर बाहर अर्थ सरफेस के बाहर ऊपर निकलता है, तो ऐसे एरियाज में या फिर जिस जहाँ पे गर्म पानी वही हुआ, सो वहाँ पे थर्मस एक्वाटिकस नॉर्मली मिलते हैं। अपने इधर कॉमनली नहीं है क्योंकि अपने इधर वो हॉट वाटर लेक या फिर बाहर आने वाला पानी ऐसे जगह बहुत कम है, और निकलता है वो भी कम टेम्परेचर वाला। सो जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक का पानी उबलता है, पानी निकलता है, वहां पर वो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया इजीली मिलता है। सो हम लोग देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है, 121 डिग्री सेल्सियस। तो ये बैक्टीरिया ये टेम्परेचर के अंदर इजीली सर्वाइव कर पाता है। वो सर्वाइव कर पाता है मतलब कि वो इजीली उसके अंदर रेप्लिकेट कर पाता होगा। सो रेप्लिकेशन के लिए लगने वाले एंजाइम्स भी वो टेम्परेचर को सस्टेन कर पाएंगे। सो इसीलिए थर्मस एक्वाटिकस से वो पॉलीमरेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। अगेन बहुत ही कॉस्टली रहता है, उसका क्वांटिटी भी बहुत कम मिलता है। 1 ml तक का एंजाइम भी अगर लेने जाएंगे तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीस उसका वायल रहता है छोटा। सो थर्मस एक्वाटिकस का पॉलीमरेज एंजाइम क्यों किया यूज मैंने बताया, क्योंकि ये 121 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। अपने को तो खाली 95 डिग्री सेल्सियस का ही चाहिए, सो इजीली ही कैन वर्क। सो इसीलिए थर्मस एक्वाटिकस का पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया। आगे बफर, पीसीआर बफर जो कि पीसीआर रिएक्शन में यूज होता है। बफर एक सॉल्यूशन रहता है जो कि पीएच को चेंज होने से रेस्ट्रिक्ट करता है, जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देता ड्यूरिंग रिएक्शन। सो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये सब एंजाइम्स जो है वो पर्टिकुलर पीएच रेंज के अंदर ही वर्क करते हैं। और वो पीएच रेंज अगर प्रोसेस की ड्यूरिंग अगर चेंज होता है तो एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर भी उसके इफेक्ट पड़ता है। सो पीसीआर बफर के अंदर यूजुअली 8.0 या फिर 8 to 9.5 पीएच रखा जाता है। उस रेंज का बफर पीसीआर रिएक्शन के लिए यूज होता है। एंड देन MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जो कि बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट है, बफर के साथ उसमें भी मिक्स किया जाता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो भी डीएनटीपीज ऐड करता है, मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब भी चालू होता है, सो वहां पे मैग्नीशियम का आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेबलाइजेशन। सो वो MgSO4 से वहां पे मिलते हैं। सो ये थे कंपोनेंट पीसीआर मशीन के, पीसीआर रिएक्शन के। अगेन उसके लिए पीसीआर मशीन भी लगता है। पीसीआर मशीन एक अगेन जटिल मशीन है, कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, जिसके अंदर एक हीटिंग प्लेट रहती है या फिर एक मेटल की प्लेट रहती है, जिसके अंदर टेम्परेचर हम लोग उसे साइकिल में कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं उसके अंदर। सो ये कंपोनेंट्स थे पीसीआर के। अभी तो हमने सिर्फ कंपोनेंट देखे हैं, असली रिएक्शन आगे हम लोग देखने ही वाले हैं। सो रिएक्शन में क्या होता है, सो अगेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो पीसीआर रिएक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए 3 स्टेप के अंदर पीसीआर रिएक्शन होता है। साइकिल जिसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोग इंसर्ट करते हैं। और ये जो भी प्रोसेस है वो माइक्रो ml क्वांटिटी के अंदर होता है, कम से कम एक छोटा सा ड्रॉप, उसके अंदर ये सब रिएक्शन होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब भर के या फिर बीकर भर के रिएक्शन लगा दिया, ऐसा नहीं होता। सो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, कम क्वांटिटी के अंदर ये रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज हीट डिनेचुरेशन।
हीट डिनेचुरेशन। तो हीट डिनेचुरेशन के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उन्हें ब्रेक करके दो स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाता है। अभी ये सेपरेशन रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर हेलिकेज एंजाइम ने किया था जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, लेकिन हीट पीसीआर मशीन के अंदर, पीसीआर रिएक्शन के अंदर ये काम हीट करता है। सो फर्स्ट ये हीट डिनेचुरेशन के लिए सैंपल को या फिर जो भी मिक्सचर रहेगा जिसको हमने पीसीआर रिएक्शन में डाला उसको अप टू 95 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाता है। 95 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस में एनलिंग पॉइंट या फिर एनलिंग टेम्परेचर, एनलिंग टेम्परेचर, एनलिंग पॉइंट, इसके अंदर टेम्परेचर को नीचे गिराया जाता है अप टू 52 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइमर है वो बाइंड होता है। प्राइमर बाइंड होने की प्रोसेस को एनलिंग कहते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर। जैसे कि मैंने कहा था दो टाइप के प्राइमर होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। अभी प्राइमर ही बाइंड क्यों होते हैं, डीएनए बाइंड क्यों नहीं होता? अगेन डीएनए को अगर हम लोग देखेंगे तो वो मॉलिक्यूलर साइज के अंदर बहुत बड़ा है, उसका रेंज, उसका बहुत साइज प्राइमर से तो बहुत ही कंपैरेटिव बड़ा है। प्राइमर एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड। मूव करने में सबसे ज्यादा आसानी प्राइमर को होती है। सो जब भी टेम्परेचर डाउन होता है तो डीएनए के स्ट्रैंड धीरे धीरे पास करने लगते हैं, वो भी बाइंड करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उनसे फास्ट मूव करने वाले जो प्राइमर है वो पहले डीएनए स्ट्रैंड को बाइंड कर देते हैं। सो बाइंडिंग होने के बाद रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए अगेन उसको टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन के लिए, मतलब कि डीएनटीपी अपना पॉलीमराइज एंजाइम वहां पे ऐड करने के लिए प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के अंदर ये टेम्परेचर को अगेन 72 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया जाता है, 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस रेंज में अगर बात की जाए तो। सो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज रेज करने के बाद पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करने लगता है, वहां पे ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करने लगता है डीएनए का। पॉलीमरेज एंजाइम फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर को एज अ स्टार्टिंग लाइन यूज करके आगे का स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देता है। सो ये थे 3 स्टेप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थे, लेकिन यहीं पे प्रोसेस रुकती नहीं है। सो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता है, हीट डिनेचुरेशन, एनलिंग एंड पॉलीमराइजेशन। इसके बाद फिर से टेम्परेचर को 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। अभी हमने लिया था एक डीएनए, अगर सपोज किया जाए कि अपने सैंपल के अंदर एक डीएनए था, तो रिएक्शन के एंड में उसके 2 डीएनए बन चुके थे, मतलब कि अभी उसके 2 कॉपीज हैं। सो यही 2 कॉपीज अगेन हीट डिनेचुरेशन के अंदर स्टैंड सेपरेशन में उनका स्टैंड सेपरेशन होता है। अगेन एनलिंग टेम्परेचर के अंदर दूसरे प्राइमर्स उसके अंदर बाइंड होते हैं, दूसरे प्राइमर्स अपना रिएक्शन के लिए रेडी होते हैं। अगेन पॉलीमराइजेशन के अंदर स्टैंड सिंथेसिस होता है, मतलब कि अगर ये अभी दो डीएनए फर्स्ट रिएक्शन के अंदर मिले थे, सेकंड साइकिल के अंदर अभी वो 2 के 4 हो जाएंगे, थर्ड में 4 के 8 हो जाएंगे। सो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। सो इस ऐसे ये एक साइकिल, उसके बाद अगेन सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, ऐसे अप टू 35 साइकिल्स उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, 35 साइकिल्स तक उनको एम्पलीफाई किया जाता है। सो जब भी आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि कितने कॉपीज बनते रहेंगे एक डीएनए के। सो इतना फास्ट या फिर इतना जो प्रोसेस है, इसके बाद डीएनए के कॉपीज इतने ज्यादा बन जाते हैं कि वो सैंपल साइज हम लोग बढ़ा देते हैं। सो ये था पीसीआर रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर नहीं समझा तो हम लोग वापस रिपीट करेंगे, रिपीट कर दिए तो बेटर रहेगा। तो जैसे कि हमने कहा था कि इसके अंदर 3 स्टेप है, हीट डिनेचुरेशन, सेकंड इज एनलिंग, थर्ड इज पॉलीमराइजेशन। सो ये अगर मैंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर देखा इधर, तो ये था डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर।
हीट डिनेचुरेशन के बाद उसके दो स्ट्रैंड सेपरेशन हो जाता है, उनको स्टेबलाइजेशन का काम भी टेम्परेचर ही करते हैं यहाँ पे, जो काम हेलिकेज करता था और एसएसबीपी। अगेन ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर उसको प्राइमर ऐड होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। सो इसके फर्स्ट प्रोसेस के अंदर 95 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, सेकेंड के अंदर 52 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, थर्ड प्रोसेस के अंदर जो डीएनए के प्राइमर ऐड हुए थे उसके आगे पॉलीमरेज एंजाइम डीएनटीपीज ऐड करने लगता है और नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। सो अभी एक डीएनए से दो डीएनए बन चुके हैं, ये हो गया एक साइकिल। इसके बाद ये जो है फिर से नंबर 1 साइकिल की तरफ, मतलब फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेगा, फिर से हीट डिनेचुरेशन होगा, सेकेंड में अगेन एनालिंग होगा, प्राइमर का बाइंडिंग होगा, थर्ड में अगेन उसका पॉलीमराइजेशन होगा। सो ऐसे साइकिल 35 नंबर्स तक मल्टीप्लिकेशन होता रहता है और ये साइकिल बढ़ता चालू रहता है। सो इसके बाद प्रोसेस के बाद बहुत सारे डीएनए के कॉपीज फॉर्म होते हैं, बहुत सारा एम्प्लीफिकेशन होता रहता है। अगेन अभी इसे जीन एम्प्लीफिकेशन क्यों बोलते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन बोलने का रीजन ये था कि जीन को पर्टिकुलरली एम्प्लीफाई किया जाता है, ना कि एंटायर डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, यहाँ पे जीन एम्प्लीफिकेशन होता है। समझ लो कि ये डीएनए था, डीएनए के अंदर पर्टिकुलर सेगमेंट जिसे हम बोलते हैं जीन, वो जीन को आइडेंटिफाई करके फर्स्ट उसके फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर को हम लोग बाइंड करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में डीएनए में से ये पर्टिकुलर सेगमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर निकाला जाता है। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ये स्ट्रैंड्स हमें मिलते हैं, ये जो न्यू डीएनए मिलते हैं वो पर्टिकुलर जीन का कॉपी होता है, ना कि एंटायर डीएनए का। उसके बाद ये पर्टिकुलर जीन को ही एम्प्लीफाई किया जाता है, ना कि एंटायर डीएनए। इसीलिए इसे बोला जाता है जीन एम्प्लीफिकेशन। और अगेन इसे बोला नहीं जाता है रेप्लिकेशन, नहीं बोला जाता है जीन एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि पर्टिकुलरली जीन को ही वो एम्प्लीफाई कर रहा है, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही एम्प्लीफाई कर रहा है, ना कि एंटायर डीएनए को। इसीलिए इसे बोला जाता है जीन एम्प्लीफिकेशन मेथड।